दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। हमारा यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़ा है, जिसमें हम हर रोज घट रही घटनाओं पर बात करते हैं ताकि बदलती वैश्विक राजनीति को आप बेहतर ढंग से समझ सके। आपने कभी सोचा है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक बिरादरी जो साल दर साल बैठती है, उसमें आखिर होता क्या है? जिस तरह इन बैठकों में तय किए गए लक्ष्य कछुए की चाल से पूरे होते हैं, उस पर कहा जाता है कि यहाँ बातें ज्यादा होती हैं और काम कम। कहा जाता है कि इन बैठकों में महायुद्ध और आपदाओं की आशंकाएं जताई जाती है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं और आखिरी पलों में कुछ वादे किए जाते हैं। इसके बाद वादों पर अमल करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। पिछले 5 दशकों का अगर जायजा ले तो पर्यावरणीय मामलों में प्रगति को देखकर आपको निराशा होगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पर्यावरणीय मामलों में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रगति उम्मीद से कम हुई है। अब सवाल है कि आज हम आपसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। असल में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में हाल ही में COP27 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की बैठक खत्म हुई। 6 नवंबर से यह बैठक इस शहर में चल रही थी। हर बार की तरह इस साल भी बड़ी बड़ी बातें हुई और बड़े बड़े वादे हुए। विकासशील देशों को वित्तीय मदद मिले या ना मिले, इस पर खूब माथापच्ची हुई और आखिरी पलों में इस पर एक राय बन सकी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में अलग अलग देशों के नुमाइंदे बढ़ रहे औसत वैश्विक तापमान की चिंता को लेकर इकट्ठे होते हैं। इस बार भी ये मौजूद रहे। COP27 में क्या कुछ हुआ, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बताएंगे कि ये देश किन मुद्दों पर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आखिर होता क्या है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन है जिसे UNFCCC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो कन्वेंशन कहते हैं। UNFCCC कन्वेंशन वहीं से निकला है। दरअसल साल 1992 में जब ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह पहला मौका था जब दुनिया के कई देश जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को लेकर एक साथ बैठे थे। तब 3 कन्वेंशंस का ऐलान हुआ। ये तीनों कौन कौन से थे? ये थे CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCCD यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और UNFCCC मतलब द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का मकसद जलवायु तंत्र के साथ साथ कुदरत में खतरनाक इंसानी दखल को रोकना है। यह कन्वेंशन 21 मार्च 1994 से प्रभाव में आया। मौजूदा वक्त में दुनिया के 198 मुल्क इस कन्वेंशन के मेंबर हैं और यही देश कॉन्फ्रेंस के पार्टीज कहलाते हैं। इन्हीं देशों की जलवायु परिवर्तन पर वार्षिक बैठक को हम COP सम्मेलन कहते हैं। पहला COP सम्मेलन वर्ष 1995 में बर्लिन में हुआ था। यही वह दौर था जब दुनिया के देशों में जलवायु परिवर्तन की चिंताएं उभरने लगी थी। अब तक ये देश 27 बार बैठ चुके हैं और लगभग इतने ही सालों का सफर भी पूरा हो चुका है। अब सवाल है कि ये देश हर साल क्यों बैठते हैं, ये किन एजेंडों पर बात करते हैं। असल में अभी जिस UNFCCC का हमने जिक्र किया, उस सम्मेलन का एजेंडा तमाम तरह की रिपोर्ट्स पर आधारित होता है। इसे अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आगाह करने वाली एक एजेंसी है। नाम है IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC ने अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट में उजागर किया कि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.5 सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। पूर्व औद्योगिक काल मतलब 1850 से 1900 ईस्वी तक। आशंका जताई गई कि इससे पृथ्वी की गर्मी बढ़ेगी और यह दुनिया भर में सूखा, जंगल की आग और रिकॉर्ड बाढ़ की वजह बन सकती है। इन सम्मेलनों का यही मकसद है कि कैसे दुनिया को इस बढ़ती गर्मी से बचाया जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सम्मेलन का मकसद है कि कैसे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रोका जाए। इस पूरे विमर्श में कई तरह की बातें सामने आई। क्लाइमेट जस्टिस, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, नेट जीरो एमिशन, क्लाइमेट फंड, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। जितना आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इन मुद्दों पर दुनिया के देश उलझे क्यों हैं, उतना ही इन शब्दावलियों के अर्थ समझने की भी जरूरत है।
असल में दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन की वजह माना जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला के जलने से होने वाले गैस उत्सर्जन को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया के देश अपनी औद्योगिक उन्नति में कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में कहा जाता है कि विकसित देश इसी कोयले के सहारे विकसित बने हैं, जबकि विकासशील देशों ने इसका कम इस्तेमाल किया, इसीलिए वे गरीब बने हुए हैं। मगर दावा किया जाता है कि उत्सर्जन के चलते जिस जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव दुनिया भुगत रही है उसका वितरण असमान है, यानी विकसित देशों ने जितना पर्यावरण का नुकसान किया उसका खामियाजा वो उसी अनुपात में नहीं भुगत रहे हैं। इसी को कम करने या संतुलित करने की स्थिति क्लाइमेट जस्टिस या जलवायु न्याय कहलाती है। 2015 में पेरिस के ऐतिहासिक समझौते के तहत दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने पर सहमत हुए थे, यानी इस दिशा में कुछ उपाय या पहल करने पर राजी हुए थे। इसे ही NDC या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। इनके तहत ये परिभाषित करना होता है कि कोई देश कितना कार्बन उत्सर्जन होने देगा और इसमें कितनी कटौती करेगा और इसके लिए किन तरीकों को अपनाएगा। इसके तहत भारत ने 3 अहम वादे किए। पहला ये कि GDP से होने वाले उत्सर्जन को 2030 तक वो 45% तक कम करेगा। 2030 तक बिजली उत्पादन का 50% तक स्वच्छ ऊर्जा से हासिल करेगा और अतिरिक्त पेड़ लगाकर 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन को सोखेगा। यहीं से निकला है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो वह स्थिति है जिसमें कोई देश वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख और हटा भी रहा है, यानी वह देश वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने में योगदान नहीं दे रहा है। कार्बन को सोखने के लिए देशों ने व्यापक पैमाने पर पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। नेट जीरो का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई देश ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल ही ना करे। इसी नेट जीरो को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है। तमाम देशों ने इस स्थिति को हासिल करने के लिए अलग अलग डेडलाइन दी है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की बात कही है। लेकिन क्या उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करना इतना आसान है? जवाब है नहीं। असल में उत्सर्जन में कमी करने का मतलब है कि देशों को विकास की गतिविधियों में कमी लानी होगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर विकास में बाधा डाले बिना उत्सर्जन को रोकना है तो प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, यानी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को भुगतान करना होगा, क्योंकि इन्हीं विकसित देशों ने अपने विकास में सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर कार्बन का उत्सर्जन किया है। इसे ही क्लाइमेट फंड या जलवायु वित्त कहा जाता है। जलवायु वित्त के विचार पर पहली बार 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने साल 2020 तक विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया था, ताकि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा सके। मगर यह वादा अभी भी अधर में लटका हुआ है। इसे ही लॉस एंड डैमेज फंड भी कहा जा रहा है। मतलब विकसित देशों के कारनामों के चलते जिन देशों को पर्यावरणीय नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए विकसित देश एक फंड बनाए। मगर इस मुद्दे पर दुनिया के देश उलझे हुए हैं। हालांकि COP27 में विकासशील देशों को मुआवजा देने के लिए फंड के गठन पर सहमति बन गई है। विकसित देशों ने इस पर सहमति जताई है कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड सहित कई देशों ने क्लाइमेट फंड पर अपनी सहमति दी है। COP27 प्रेसिडेंसी के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि अपेक्षित मौद्रिक मुआवजा लगभग $500 बिलियन है, जिसमें हर साल $200 बिलियन का इजाफा किया जाएगा। इस सम्मेलन में जारी दस्तावेज इस बात पर प्रकाश डालता है कि कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन के लिए एक वर्ष में कम से कम 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। जानकार इस फैसले को ऐतिहासिक मान रहे हैं। हालांकि इस पर अभी रूपरेखा तय होना बाकी है कि किस देश को कितना योगदान करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूरोपीय संघ ने इस फंड में योगदान करने के ऐलान के अलावा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक चीन से भी इस तरह के फंड में योगदान करने की मांग की है।
यूरोपीय संघ की मांग केवल चीन तक ही सीमित नहीं है, दूसरे बड़े विकासशील देशों से भी फंड देने की बात उसने कही है। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे बड़े उत्सर्जक के तौर पर भारत भी जद में आ सकता है। हालांकि चीन ने यूरोपीय संघ की इस मांग को खारिज कर दिया है। चीन के मुताबिक वो अभी भी संयुक्त राष्ट्र जलवायु चार्टर के तहत एक विकासशील देश है और इसलिए वास्तव में वो फंड देने का नहीं बल्कि लेने का हकदार है। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि साल दर साल जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ये देश बैठते हैं, लेकिन ठोस फैसले पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है। बड़े विकासशील देशों से भी फंड करने की अपील करना पहले से ही मौजूद कड़वाहट को और बढ़ाने जैसा साबित हो सकता है। पहले से ही ये देश उलझे हुए हैं और इस तरह की बातें और भी तल्खी को बढ़ाएंगी। 2009 में फंड का विचार अभी तक अमली जामा नहीं पहन सका है। अगर इस बार भी ये देश सहमत होते हैं तो इसे संचालित होने में सालों लग सकते हैं। आईपीसीसी का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक अगर औसत वैश्विक तापमान 1.5 सेंटीग्रेड भी बढ़ा तो जलवायु परिवर्तन से $54 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अगर तापमान 2 सेंटीग्रेड बढ़ा तो ये नुकसान बढ़कर $69 ट्रिलियन हो जाएगा। दुनिया के देशों को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि धरती का औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा की घातक सीमा के रास्ते पर 80% आगे बढ़ चुका है। इस खतरनाक रेखा को पार करने के बाद भी उत्सर्जन जारी रहा तो तापमान 2 डिग्री से ज्यादा की सीमा भी पार कर सकता है। इसलिए दुनिया के देशों को अपनी गति नहीं खोनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विश्वसनीय उत्प्रेरक बने रहें और पूरी इंसानियत को बचाने वाला एक मंच साबित हो सके। अब बात करते हैं सवाल की, जलवायु वित्त क्या है? COP27 में इस पर क्या सहमति बनी है और इसे लेकर क्या समस्याएं हैं? आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या फीडबैक हैं और क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।